back to my YouTube channel. Students, I hope that you all are doing fine. In this video lecture, we will discuss an interesting topic of MRI, that is T2 sitar decay. तो अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था T1 रिकवरी, T2 डीके एंड द रिलेटेड कर्व्स विद दीज प्रोसेसेस, दैट इज T1 रिकवरी एंड T2 decay. In this video lecture, we will discuss an interesting process that is called as T2 sitar decay. So guys, without wasting time, let's get started. तो अगर हम T2 sitar decay प्रोसेस की बात करेंगे, जो T2 sitar decay प्रोसेस है, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं रिकैप्चुलेट करवाऊंगा आपको कि T2 decay प्रोसेस क्या होती है. तो देखिए गाइस, let's suppose this is the z-axis and this is the x-axis and this axis is y-axis. ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने समझाया था कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन होता है that is along the z axis, or you can say long axis of the patient. This is the long axis of the patient. और इसी डायरेक्शन में क्या होता है हमारा mz, that is longitudinal magnetization. उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम RF पल्स को सप्लाई करते हैं. यहां से V0 भी होता है हमारा. उसके बाद हम RF पल्स को सप्लाई करते हैं at 90 डिग्री टू द B0, और जो RF पल्स होती है इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है किसके साथ, mz के साथ. तो उस टाइम क्या होता है कि रेजोनेंस होती है, यानी ये जो न्यूक्लाई होते हैं mz में, वो एनर्जी RF पल्स से गेन करते हैं एंड इट कम्स आउट ऑफ द अलाइनमेंट, इट कम्स आउट ऑफ द ओरिएंटेशन. ठीक है, तो जब ये आउट ऑफ द अलाइनमेंट आता है तो ये किस डायरेक्शन में आता है, ये किस प्लान में आता है, इट नाउ प्रोसेसेस इन द xy प्लान, इट नाउ प्रोसेसेस इन द xy प्लान एंड इन द xy प्लान नाउ यहां से लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन 0 है, तो अब वो किस डायरेक्शन में प्रोसेस करता है, xy डायरेक्शन में या xy प्लान में. ठीक है, हाँ, तो नाउ दिस मैग्नेटाइजेशन इन द xy प्लान, it is called as MXY और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन. अब जब हम RF पल्स ऑफ करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, तो क्या हो जाता है कि जो न्यूक्लाई ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में होते हैं, जिन्होंने क्या की, जिन्होंने RF पल्स से एनर्जी गेन करके इस प्लेन में आए थे, वो क्या करते हैं, जब हम RF पल्स को बंद करते हैं तो वो इस एनर्जी को लॉस करते हैं, रीइमिट करते हैं. ठीक है, तो जब वो एनर्जी को रीइमिट करते हैं तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो चेंज होता है, और यहां पे अगर हम क्या करते हैं, फिर यहां पर अगर हम RF कॉइल रखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें सिग्नल इंड्यूस हो जाती है. दैट वेरी सिग्नल इज कॉल्ड एज प्राइमरी MRI सिग्नल, और दैट इज कॉल्ड एज फ्री इंडक्शन डीके सिग्नल. ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ था यहाँ पे उस टाइम जब रेजोनेंस होती है, तो उसके बाद जब हमने RF पल्स टर्मिनेट की तो दो प्रोसेसेस होती हैं. एक ये है कि जो यहां से mz है वो ग्रो करने लगता है टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी ये जो यहां से ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन है, जब इसने लॉस ऑफ एनर्जी किया तो ये क्या आता है, ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आता है. एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली ये जो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन है ये डीके होने लगता है. तो दैट वेरी डीके ऑफ द ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन to 63%, or the remain of 37% of this transverse magnetization, that is called as T2 decay. उसी को हम बोलते हैं T2 decay. ठीक है, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा. पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने ये डिटेल में समझाया था. तो अब जो प्राइमरी MRI सिग्नल है विद टाइम ये लॉस हो जाती है आफ्टर द रिमूवल ऑफ RF पल्स. बट जब ये
प्राइमरी एमआरआई सिग्नल और यू कैन से फ्री इंडक्शन डीके सिग्नल, जब ये डीके हो जाए आफ्टर द रिमूवल ऑफ आरएफ पल्स बट एट अ फास्टर रेट देन T2 डीके, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं T2 स्टार डीके। सो T2 स्टार डीके क्या होता है? T2 स्टार डीके इज द डीके ऑफ free induction decay or primary MRI signal after the removal of RF pulse at a faster rate than T2 decay। यानी जो T2 स्टार डीके प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है? इसमें जो प्राइमरी एमआरआई सिग्नल यानी फ्री इंडक्शन डीके सिग्नल होता है वो लॉस होता है आरएफ पल्स के रिमूवल होने के बाद, लेकिन फास्टर रेट देन T2 डीके एंड दिस इज कॉल्ड एज T2 स्टार डीके। अब आपके जहन में सवाल आया होगा कि सर T2 डीके तो हमें आया समझ कि लॉस ऑफ सिग्नल होता है, दिस प्राइमरी एमआरआई सिग्नल जो होता है क्या होता है कि जब T2 डीके होता है उसके बाद जो प्राइमरी एमआरआई सिग्नल होता है वो लॉस होता है, दैट इज द T2 डीके। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि जो ये प्राइमरी एमआरआई सिग्नल है FID है, इट डिकेज एट अ फास्टर रेट देन T2 डीके, उसी को हम बोलते हैं T2 स्टार डीके। तो उसके लिए एक कॉज आपको याद रखना है कि अब ये जो FID है T2 स्टार डीके में फास्टर रेट पे क्यों डीके होता है। बेसिकली जो T2 स्टार डीके प्रोसेस होती है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इफेक्ट्स, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इफेक्ट्स। ये कॉम्बिनेशन होता है दो इफेक्ट्स का। नंबर फर्स्ट इज T2 डीके इटसेल्फ, एक तो T2 डीके होता है जो कि आपको पता ही है। सेकंड डिफेजिंग ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटीज। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिकैप्चुलेट करवाऊंगा। ये मैंने बोला कि जो T2 स्टार डीके होता है, T2 स्टार डीके प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्राइमरी एमआरआई सिग्नल यानी FID फ्री इंडक्शन डीके सिग्नल है आफ्टर द रिमूवल ऑफ आरएफ पल्स, इट डिकेज एट अ फास्टर रेट देन T2 डीके। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये फास्टर रेट पे क्यों डीके होता है? बिकॉज बेसिकली दिस T2 स्टार डीके इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इफेक्ट्स, दैट इज T2 डीके इटसेल्फ एंड डिफेजिंग ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटीज। T2 डीके तो आपको पता ही है कि सर T2 डीके बेसिकली होता है सुपिन इंटरेक्शन से पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने समझाया था। अब सर ये हमें समझ नहीं आया कि डिफेजिंग ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटीज क्या होता है। सबसे पहले मैं समझाऊंगा आपको कि इनहोमोजेनिटीज क्या होती हैं। देखिए, लेट सपोज मैं क्या बोलता हूं कि यहां पे ये एरिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, और यहां से क्या है, यहां से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, हाँ देखिए, अब ये जो एरिया है, अगर क्या होगा कि इस एरिया में लेट सपोज इस वाले पोर्शन में क्या है कि इस वाले पोर्शन में इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से स्लाइटली ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, यानी यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड ही है दैट इज स्लाइटली ग्रेटर देन B0। ठीक है, हाँ, और यहां पे जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो मैंने सेंटर में बनाया, लेट अस सपोज कि इस एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड है, लेट अस सपोज दैट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हाँ, और ये जो नीचे वाला एरिया है, let us suppose this area it has a magnetic field but slightly less than B0। ठीक है, तो देखिए, अब ऐसे एरियाज इस मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे एरियाज जिनमें क्या है कि जिनमें जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज not exactly same as that of the external magnetic field, that is called as magnetic field inhomogeneities, ठीक है, magnetic field inhomogeneities। देखिए गाइस, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि मैंने यहां पे एक एरिया लिया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यहां से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस वाले एरिया में क्या है कि ये जो ऊपर वाला एरिया है इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज स्लाइटली ग्रेटर देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला जो एरिया मैंने
मैंने लिया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है सेम एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो नीचे वाला एरिया मैंने बनाया है, लेट अस सपोज इट इज मैग्नेटिक फील्ड इज लेस देन दैट ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इनहोमोजेनिटीज क्या होते हैं? इनहोमोजेनिटीज ऐसे एरियाज होते हैं इन विच द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एग्जैक्टली मैच द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये जो इनहोमोजेनिटीज होती हैं दे आर मेजर्ड इन पार्ट्स पर मिलियन, ये बहुत कम कंसेंट्रेशन में होती हैं एंड दे आर मेजर्ड इन पार्ट्स पर मिलियन। आई होप कि इनहोमोजेनिटीज आपको समझ आया होगा। ठीक है, हाँ, नाउ हम क्या करेंगे, यहां पे हम लार्मर इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो जरा याद दिलाओ कि लार्मर इक्वेशन हमें क्या बताती है? सर, लार्मर इक्वेशन बताती हैं कि जो ओमेगा नॉट होता है, ओमेगा नॉट यानी प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही क्या होगा, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, नाउ यहां पे बी नॉट है और यहां पे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड है। सो हम बोल सकते हैं कि यहां अगर हम यहां पे कोई न्यूक्लियस लेंगे, यहां पे जो हम न्यूक्लियस लेंगे हाइड्रोजन न्यूक्लियस, तो लेट अस सपोज कि तो उनकी क्या होगी, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड इस हिसाब से आएगा, तो दिस मैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू दिस मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगी कितनी, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट होगी ना, क्योंकि इतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है, इतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है। सो अकॉर्डिंग टू लार्मर इक्वेशन यहां पे कितना होगा, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। ठीक है, हाँ, नाउ अगर हम इस एरिया में देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, सो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज न्यूक्लियस इट विल बी स्लाइटली हायर, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि लेट अस सपोज इस एरिया में क्या हुआ, अब इस एरिया में जो ओमेगा नॉट है दैट इज नॉट ओमेगा नॉट, दैट इज ओमेगा नॉट प्लस, यानी प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। ठीक है, हाँ, नाउ अब लार्मर इक्वेशन इस पे अप्लाई करो। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज स्लाइटली लेस देन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड स्लाइटली लेस है तो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी भी स्लाइटली लेस होगी। ठीक है, हाँ, तो लेट सपोज ये वाले जो न्यूक्लियस हैं इनकी अब प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम है, तो हम लेंगे ओमेगा नॉट नेगेटिव, ओमेगा नॉट नेगेटिव। ठीक है, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड उतना, यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड उतना, सो ओमेगा नॉट, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, सो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मींस पॉजिटिव मैंने रखा। ठीक है, हाँ, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, सो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी कम। ठीक है, अब क्या होगा, लेट अस सपोज कि अगर हम कोई न्यूक्लियस इस वाले एरिया में लेंगे, इस वाले एरिया में लेगी, तो मैंने ये वाला न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल कोई भी न्यूक्लियस हाइड्रोजन न्यूक्लियस लो आप इस वाले एरिया में, तो उसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो मतलब कि उसकी प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा मीन्स कि दिस न्यूक्लियस इट विल स्पीड अप, इट विल स्पीड अप, इसकी वेलोसिटी ज्यादा आएगी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा आएगी। ठीक है, हाँ, अगर मैं इसमें लूंगा इस वाले एरिया में कोई न्यूक्लियस लूंगा, तो क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम है, तो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, मतलब क्या होगा, मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूक्लियस है इसकी स्पीड कम हो जाएगी, मीन्स कि इट विल स्पीड डाउन, इट विल स्पीड डाउन। ठीक है, हाँ, तो आपको पता ही है कि जब लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आउट ऑफ फेज, वो होते हैं आउट ऑफ फेज, यानी वो अलग अलग पोजीशंस पे प्रिसेस करते हैं, वो अलग अलग पोजीशंस पे प्रिसेस करते हैं। लेकिन जो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में न्यूक्लियस आते हैं वो क्या होते हैं, वो एक ही जगह पे प्रिसेस करते हैं सारे न्यूक्लियस। ठीक है, वो इन फेज होते हैं, क्या होते हैं, इन फेज। तो अब यहां पे इन फेज न्यूक्लियस जो है, तो
लेकिन ये जो इन फेज न्यूक्लियाई हैं, तो जब डीके होगा, जब सिग्नल मिलेगी हमें, तो बेसिकली दिस सिग्नल ये मिलेगी ना डिफेजिंग से। लेकिन यहां पे डिफेजिंग कैसे होगी, यहां पे स्पीड अप होगी, वो न्यूक्लियाई वो जल्दी जल्दी वो उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो वो डिफेज ऐसे ही होगी। यहां पे उनकी कम होगी तो वो भी डिफेज ऐसे होगी। सो by these इनहोमोजेनिटीज क्या होगा कि इमीडिएट डिफेजिंग हो जाएगी, इमीडिएट डिफेजिंग हो जाएगी। जब इमीडिएट डिफेजिंग हो जाएगी, इसका मतलब यह है कि एमआर सिग्नल फास्टर रेट पे लॉस हो जाएगी, डिके हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। बेसिकली जो यहां पे प्राइमरी एमआर सिग्नल मिलती है ना, तो जब ये क्या होता है, जब डीके होता है, T2 डीके होता है, बेसिकली जो न्यूक्लियाई होते हैं वो डिफेज होते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन यहां पे भी डिफेजिंग होगी ना, लेकिन वो डिफेजिंग इस वाली डिफेजिंग से तेज होगी, इमीडिएट होगी। क्यों होगी? बिकॉज यहां पे कोई इनहोमोजेनिटी नहीं थी, लेकिन यहां पे इनहोमोजेनिटीज हैं। ठीक है, सो दिस काजेज दीज इनहोमोजेनिटीज से क्या होगा कि इसे इमीडिएट डिफेजिंग हो जाएगी, इमीडिएट डिफेजिंग ऑफ द सुपिनस हो जाएगी, और जो अब प्री इंडक्शन डीके सिग्नल या प्राइमरी एमआरआई सिग्नल मिलेगी, दैट विल डीके एट अ फास्टर रेट देन दिस T2 डीके, एंड दिस टाइप ऑफ डीके इज कॉल्ड एज T2 स्टार डीके। इट इज कॉल्ड एज T2 स्टार डीके। गाइज, आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन सिटल है तो वो मुझे मैसेज करना, ठीक है। हाँ, सो गाइज, ये था क्या T2 स्टार डीके के लिए कॉज। सो अब आपने याद रखा, एक तो T2 डीके इसके लिए कॉज है, लेकिन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज दैट इज डिफेजिंग ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटीज। ठीक है, हाँ, नाउ हम देखेंगे कि इसमें कर्व कैसा आएगा। ठीक है, हाँ, now we will see the curve, the graph of this T2 star decay process. बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे कि सिग्नल कैसे डीके हो जाएगी, तो उसके बाद हम T2 स्टार डीके और T2 डीके को लास्ट में कंपेयर करेंगे, और उसके बाद एक ही कर्व डालेगी T2 के लिए भी और T2 स्टार के लिए भी। ठीक है, हाँ, देखिए, जो T2 स्टार डीके प्रोसेस है, लाइक T2 डीके प्रोसेस, इट इज एन एक्सपोनेंशियल प्रोसेस। तो ये भी क्या है, ये भी एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है। क्या है? एक्सपोनेंशियल प्रोसेस। ठीक है, एक्सपोनेंशियल प्रोसेस। अब अगर हम इसके लिए जो ग्राफ आएगा, जो सिग्नल डीके आएगा, वो कैसे आएगा? साइनोसाइडल ही आएगा, लेकिन इनिशियली जो सिग्नल होगी दैट विल बी वेरी हाई। ठीक है, सबसे पहले सिग्नल बहुत ज्यादा आएगी, एंड विद टाइम it will decay and finally to zero। ठीक है, हाँ, this is time और this is ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, हाँ, तो अब अगर हम कर्व देखेंगे, ऐसा आएगा और ऐसा आएगा। ठीक है, हाँ, ऐसा आएगा। ठीक है, हाँ, यहां पे जब हम रिसीवर कॉइल या आरएफ कॉइल रखते हैं, तो उसमें क्या इंड्यूस होगी? सिग्नल इंड्यूस होगी उसमें। एंड व्हाट इज दिस नाउ? दिस इज T2 स्टार डीके। दिस इज T2 स्टार डीके। ठीक है, हाँ गाइज, नाउ लेट अस कंपेयर T2 डीके एंड T2 स्टार डीके प्रोसेस। T2 डीके एंड T2 स्टार डीके। अच्छा, मुझे आप बोलो T2 डीके प्रोसेस किस पे डिपेंड करेगी? T2 डीके प्रोसेस जो है, इट प्राइमरली डिपेंड्स ऑन सुपिन इंटरैक्शंस करती है ना। T2 डीके प्रोसेस जो होती है, इट प्राइमरली डिपेंड्स ऑन सुपिन इंटरैक्शंस।
सो जब ये डिपेंड करता है सुपिन सुपिन इंटरेक्शंस पे, तो इसका मतलब क्या है कि जो इसमें T2 रिलैक्सेशन टाइम है, T2 टाइम, ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज फिक्स्ड। सो दिस T2 दैट इज फिक्स्ड एंड इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो सुपिनस है ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करेगी, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। सो T2 डीके जो प्रोसेस है इट होली एंड सोली डिपेंड्स ऑन सुपिन सुपिन इंटरेक्शंस। लेकिन T2 स्टार डीके किस पे डिपेंड करेगी, इट विल डिपेंड ऑन बोथ, इट विल डिपेंड ऑन बोथ, दैट इज T2 डीके प्रोसेस, एक तो T2 डीके प्रोसेस इटसेल्फ हो जाएगी, प्लस मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटीज, मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटीज, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि जो T2 स्टार टाइम है, T2 स्टार टाइम, जैसे उसमें T2 टाइम क्या हुआ कि कितना टाइम लगेगा सिग्नल को डीके होने में, या हम बोलेंगे कि ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन को 37% रिमेन होने में, दैट इज कॉल्ड एज T2। यहां पे इसी तरह से ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन को रिमेन होने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन यहां पे हमें कंसीडर करनी है कौन सी, इनहोमोजेनिटीज भी, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द T2 स्टार टाइम। लेकिन जो T2 स्टार टाइम है, मैंने बोला कि दिस T2 स्टार टाइम एक तो ये सुपिन सुपिन इंटरेक्शंस पे डिपेंड करेगा, प्लस मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटीज, मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटीज। नो डाउट कि दिस इज फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड, ठीक है, T2 डीके इज फिक्स्ड, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटीज हैं ये अब इस पे डिपेंड करेगा कि हाउ यूनिफॉर्म द मैग्नेटिक फील्ड इज, यूनिफॉर्म द मैग्नेटिक फील्ड इज, ठीक है। हाँ, यानी ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना यूनिफॉर्म है। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, होमोजीनियस होगा, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि T2 स्टार डीके विल बी जीरो, वहां पे कोई T2 स्टार डीके नहीं होगा। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, उसमें इनहोमोजेनिटीज प्रेजेंट होगी, मींस कि T2 स्टार हाई होगा, T2 स्टार हाई होगा, ठीक है। हाँ, दिस इज T2 स्टार डीके। लेकिन लास्ट में आपको एक दो पॉइंट्स और याद रखने हैं कि these are noteworthy points, that is T2 star relaxation time is always very less than T2 time, T2 time, ठीक है। दिस इज नंबर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज नंबर फर्स्ट पॉइंट। क्या याद रखा आपने कि जो T2 स्टार टाइम होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन T2 टाइम, ठीक है। मींस कि T2 स्टार टाइम यानी जब सिग्नल फास्टर रेट पे डीके हो जाएगी, मींस कि T2 कम आएगा हमेशा, ठीक है। सो T2 स्टार टाइम इज ऑलवेज वेरी लेस देन T2। सेकंड, जो T2 स्टार डीके प्रोसेस होती हैं that is always, T2 star decay is always faster than T2 decay। ये भी आपने देखा ड्यू टू इनहोमोजेनिटीज, दिस इज ऑलवेज, ठीक है। हाँ, अब अगर हम यहां पे क्या करेंगे, अब अगर हम यहां पे ग्राफ डालेंगे दोनों का, तो वो ग्राफ कैसे आएगा, देखिए। लेट अस सपोज कि ये किसका ग्राफ है, T2 डीके का, एंड दिस इज T2, दिस इज T2। तो जो T2 स्टार होगा, T2 स्टार का क्या ग्राफ आएगा, दिस विल बी द T2 स्टार। अभी मैंने बोला कि जो T2 स्टार है, T2 स्टार इज ऑलवेज लेस देन T2, दैट इज ऑलवेज लेस देन T2, ठीक है। हाँ, तो ये आएगा इनका कंबाइनर ग्राफ, दिस इज द T2 ऑफ द T2 डीके प्रोसेस एंड दिस इज द T2 स्टार, दैट इज T2 स्टार रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द T2 स्टार डीके प्रोसेस, ठीक है। हाँ गाइज, इतना
गाइज आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा। नाउ अगर हम क्या देखेंगे, अगर हम देखेंगे कि कंबाइनेडली क्या इक्वेशन बनेगी इनकी, तो हम बोलेंगे कि इस प्रोसेस में जो फ्रीक्वेंसी है अकॉर्डिंग टू लार्मर इक्वेशन से ही हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज लार्मर इक्वेशन इज द बेस ऑफ ऑल एमआरआई। ठीक है, हाँ देखिए, ओमेगा नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी नॉट। फिर हम लिखते क्या है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू लैम्डा बी नॉट। समझाया था मैंने, दिस लैम्डा इज कॉल्ड एज गायरोमैग्नेटिक रेशो। ठीक है, अब दोनों प्रोसेसेस का अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि मीन्स कि जो ओमेगा नॉट स्टार यानी इस वाली प्रोसेस की प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट, यानी इस वाली प्रोसेस की क्या प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी प्लस lambda times delta b. What is delta b? Delta b is inhomogeneities। ठीक है, पढ़ी होगी आपने डायमेंशनल एनालिसिस 11th क्लास में। तो फ्रीक्वेंसी दिस इज आल्सो फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करेंगे आपस में। ठीक है, what is this precisional frequency in this process? Sir, it will be equal to 1 by time period, that is t2 star, and this will be equal to what is in this process precisional frequency? It will be 1 by t2 plus lambda times delta b. This is the equation for T2 and T2 star decay processes। ठीक है, हाँ तो ये क्या है, inhomogeneities। This is inhomogeneities। What is T2? It is the relaxation time in T2 decay process. What is T2 star? It is the relaxation time in T2 star decay process। ठीक है, हाँ now let's suppose कि this delta B is equal to 0। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, उसमें कोई इनहोमोजेनिटी प्रेजेंट नहीं है। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट लाइक दिस, 1 by T2 star is equal to 1 by T2 plus lambda into 0, that is 0। So from this we can say that T2 is equal to T2 star। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म होगा यानी इनहोमोजेनिटीज प्रेजेंट नहीं होगी, तो जो T2 होगा, T2 डीके, इट विल बी इक्वल टू T2 स्टार। ठीक है, T2 टाइम जो होगा इट विल बी इक्वल टू T2 स्टार रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं, अगर डेल्टा बी इज इक्वल टू 0, इट इज कॉल्ड एज परफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड। क्या? परफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड। एट परफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड T2 is equal to T2 star decay। T2 is equal to T2 star decay। गाइज आई होप दैट कि आज का जो लेक्चर था आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। किसी को अगर सिटल इस वीडियो लेक्चर में कंफ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे क्वेरी भेज देना। फी अमानिल्लाह।